ग्रोशियस ने सर्वप्रथम अपने अंतर्राष्ट्रीय विधि के अध्ययन का प्रारंभ नेचुरल लॉ, प्राकृतिक विधि के एक्सप्लेनेशन से किया। उनके ग्रोशियस के समय में अन्य बहुत से विद्वान भी, उनके पूर्ववर्ती विद्वानों ने भी नेचुरल लॉ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी और उसी तरह से ग्रोशियस ने भी किया। नेचुरल लॉ के संबंध में ग्रोशियस का यह मानना था कि चूंकि समाज में मनुष्य चाहे अंतर्राष्ट्रीय समाज में राज्य रहते हैं तो उनके रहने के लिए कुछ जरूरी रिक्वायरमेंट है, कुछ जरूरी आवश्यकता है। उसमें कुछ नियमों का अस्तित्व स्वाभाविक है। जब मानवीय समाज है चाहे अंतर्राष्ट्रीय समाज है तो बिना नियम के वह समाज चल नहीं सकता है। उस समाज के अस्तित्व के लिए नियम जरूरी है और यह बहुत आसानी से इसको कोई भी महसूस करता है, इंसान महसूस कर सकता है, राज्य महसूस कर सकते हैं कि उन नियमों के बिना काम नहीं चलेगा। तो दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक कानून जो न्याय के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उनके सिद्धांतों के योग को ही हम नेचुरल लॉ कहते हैं। नेचुरल लॉ आदमी डिडक्ट कर सकता है, समझ सकता है कि कैसे नेचुरल लॉ क्या होगा। जैसे आप एग्जाम्पल एक लीजिए कि समाज के सुचारू रूप से संचालन के लिए यह आवश्यक है कि समाज में अव्यवस्था नहीं हो, मर्डर नहीं हो, एग्जाम्पल के तौर पर मर्डर नहीं हो। तो मर्डर का न होना, मर्डर की घटना न हो, यह किसी कानून के द्वारा लिखा गया हो या न किसी कानून में इसका प्रावधान हो न हो, मर्डर का अस्तित्व समाज के सुचारू रूप से संचालन के लिए उचित नहीं है। उसी तरह राज्यों में मनमाने ढंग से एक दूसरे पर आक्रमण, मनमाने ढंग से एक दूसरे के प्रति व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय समाज के सुचारू रूप से चलाने के लिए के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। ये सुचारू रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंध चल ही नहीं सकते हैं यदि उसके संबंध में कुछ नियम नहीं हो। तो इन नियमों को देखते हुए ग्रोशियस ने कहा था कि ये नियम ऐसे होने चाहिए जो शाश्वत हैं। कोई इन नियमों का कोई बनाने वाला हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नियम ऐसे हैं कि बिना उनके समाज चल नहीं सकता। तो उसी उन्हीं नियमों को वो कहता है नेचुरल लॉ। एक अहम बात नेचुरल लॉ के बारे में यह है कि ग्रोशियस ने नेचुरल लॉ को डिवाइन लॉ से अलग किया। बहुत से विद्वान ऐसे थे, जैसे टॉमस एक्विनास का नाम हमने इस पर लिखा। टॉमस एक्विनास जिन्होंने नेचुरल लॉ को डिवाइन लॉ से संबंधित किया था। नेचुरल लॉ को उन्होंने डिवाइन लॉ से जोड़ने का प्रयास किया था कि डिवाइन लॉ से ही निश्चित होता है, से ही निकलता है नेचुरल लॉ, ऐसा उन्होंने इंप्रेशन दिया था। नेचुरल लॉ कैसे थियोलॉजी से, एथिक्स से, डिवाइन लॉ से कैसे अलग है, इसके तरफ सबसे महत्वपूर्ण प्रयास ग्रोशियस द्वारा किया गया। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि जेंटिलिस ने भी उस दिशा में प्रयास किया था, परंतु यह क्रेडिट ग्रोशियस को ही जाता है कि उसने नेचुरल लॉ को डिवाइन लॉ से बिल्कुल सेकुलराइज किया। उस कंसेप्ट को नेचुरल लॉ के कंसेप्ट को सेकुलराइज किया। उसको धर्म से जोड़ के न देखा, उसको एथिक्स से जोड़ के नहीं देखा, उसने डिवाइन लॉ से उसको अलग किया। यह इसका ग्रोशियस का एक कंट्रीब्यूशन था। दूसरा कंट्रीब्यूशन उसका यह था कि उसने
वॉलंटरी लॉ एंड नेचुरल लॉ ऑफ नेशंस, राज्यों के पारस्परिक संबंधों को नियमित करने वाले ऐच्छिक कानूनों और प्राकृतिक कानूनों के बीच अंतर किया। उसके अनुसार राज्यों के पारस्परिक संबंधों के लिए बहुत से कस्टमरी रूल्स का भी विकास होता है, हुआ भी, उस जमाने में हुआ भी था। फिर कुछ ट्रीटीज होती है जिसमें राज्यों की सहमति होती है। कस्टम्स के पीछे भी राज्यों की सहमति होती है, ट्रीटीज के पीछे भी सहमति होती है। तो ये विधि ऐसी है, ये नियम ऐसे हैं जो राज्यों की सहमति पर आधारित हैं। तो ग्रोशियस ने वैसे नियमों और जो नियम राज्यों की सहमति पर आधारित नहीं है, जिनको नेचुरल लॉ कहता है, वो उनके बीच अंतर किया है। परंतु जैसा कि आपको हमने मर्डर का एग्जाम्पल दिया था, तो यह कोई माने या ना माने, या कहीं कानून में किसी संधि में या किसी प्रकार की परंपरा ऐसी है या नहीं है कि मर्डर अनुचित है। मर्डर समाज के सुचारू रूप से संचालन के लिए, चाहे वह समाज राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, जैसे आक्रमण वगैरह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में होते हैं, तो राज्यों के मनमाना व्यवहार, तो राज्यों का मनमाना व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय समाज के सफल संचालन के लिए, सुचारू रूप से संचालन के लिए उचित नहीं है। तो यह नेचुरल लॉ और वॉलंटरी लॉ दोनों के बीच यह अंतर करता है। कहता है कि वॉलंटरी लॉ भी राज्यों के पारस्परिक संबंधों के संचालन के लिए विकसित हुआ है और उनकी अपनी भूमिका है, परंतु ज़्यादा महत्व देता है नेचुरल लॉ ऑफ नेशंस को। और उसका ऐसा मानना है कि जब कभी भी नेचुरल लॉ ऑफ नेशंस और वॉलंटरी लॉ ऑफ नेशंस ऐच्छिक राज्यों के पारस्परिक संबंधों को संचालित करने के लिए ऐच्छिक कानून या प्राकृतिक कानून के बीच संघर्ष होगा, कोई मतभेद की स्थिति आती है, तो उस स्थिति में वो राज्यों के नेचुरल लॉ को ज़्यादा महत्व देता है। अर्थात जब कभी भी महत्व की बात होगी तो बस ज़्यादा महत्व देता है नेचुरल लॉ ऑफ नेशंस को। उसका तीसरा बड़ा कंट्रीब्यूशन है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स के बारे में। उसने कहा, उसने बताया है कि राज्यों के कुछ महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं, राज्यों के कुछ अधिकार हैं और कुछ उनको कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स उसने लिख किया है। जैसे राज्यों का अधिकार क्या है? इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स, राज्य एक दूसरे के कानूनी दृष्टि से एक दूसरे के समान है। उनके समानता के सिद्धांत को ग्रोशियस ने, उस समानता के सिद्धांत पर ग्रोशियस ने बल दिया है। फिर उसको कहता है कि राज्यों के कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य भी होते हैं, जैसे कि एक्सट्रेडिशन, प्रत्यर्पण। ग्रोशियस का ऐसा मानना है कि प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि यदि दूसरे राज्य से कोई क्राइम करके, कोई अपराध करके कोई व्यक्ति उसके यहाँ शरण ले लिया है, कोई व्यक्ति उसके यहाँ आके शरण ले लिया है, तो उसका यह कर्तव्य है कि उस व्यक्ति को वह सजा दे, उसको पनिश करे उस कर्तव्य के लिए, उस अपराध के लिए। यदि वह पनिश नहीं करता है तो यह उसके लिए आवश्यक है कि वो उस राज्य को लौटा दे जिस राज्य में उसने अपराध किया है। इसको कहते हैं इंटरनेशनल लॉ में एक्सट्रेडिशन। फिर दूसरी महत्वपूर्ण बात है, दूसरा एक कर्तव्य है पैक्टा सन्ट सर्वंडा के नाम से जाना जाता है। मतलब कि जो राज्यों के बीच के पैक्ट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, वे बाध्यकारी हैं। यह एक प्रिंसिपल है कि वो बाध्यकारी हैं और राज्यों का यह कर्तव्य है कि उनको बाध्यकारी माने और उनका पालन करें। यह सिद्धांत ग्रोशियस ने प्रतिपादित किया। उसके बाद उसका एक कंट्रीब्यूशन है ओपन सी के बारे में। उसने ओपन सी का कॉन्सेप्ट दिया। अंतर्राष्ट्रीय विधि
में ओपन सी का उसने कंसेप्ट दिया, और जैसा कि हमने आपको उसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन में बताया था कि उसने ओपन सी के कंसेप्ट पर एक छोटी सी किताब ही लिखी थी जिसका नाम था मेयर लिबरम, जो 1609 में प्रकाशित हुई थी, और जो स्वयं उसके एक दूसरी किताब का द जूरे थोड़ा सा गड़बड़ा गया, जैसे रुको तो थोड़ा रोक दो उसको। उसने अपने ओपन सी के कॉन्सेप्ट को एक छोटी सी अलग से किताब लिखी, उसमें प्रतिपादित किया, जो 1609 में प्रकाशित हुई थी। उसका नाम था द मेयर लिबरम ओपन सी। तो ओपन सी जो है उसने जो किताब लिखी, तो स्वयं एक दूसरी किताब का एक पार्ट था जो उसने 1604 में ही लिख दिया था। उतने यंग एज में उसने लिखा था, 1604 में उसने लिखा था द जूरे पैरेडी ऑन द लॉ ऑफ बूटी। जैसे में वार में जो माल जीता रहता है, कब्जा किया रहता है दुश्मन से, उसको बूटी कहता है, द लॉ ऑफ बूटी। तो जूरे बूटी ऑन द लॉ ऑफ बूटी या ऑन कंसर्निंग द लॉ ऑफ बूटी, दोनों को कुछ भी कह सकते हैं। तो उसने जो बात लिखी थी उसमें उसके पहले भी लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के एक मुद्दे के रूप में ओपन सी का कंसेप्ट दिया था। ओपन सी का कंसेप्ट जो है 1609 में लिखी उसने किताब मेयर लिबरम, और 1509 में एक स्पेनिश ऑथर विटोरिया ने उस पर वो आइडिया ओपन सी का आइडिया दिया था। परंतु ये ग्रोशियस में और उन विद्वानों में अंतर यह था कि ग्रोशियस ने ओपन सी के कंसेप्ट को एक लीगल बेसिस प्रदान किया, एक कानूनी आधार प्रदान किया। उसने बताया कि ओपन सी इतना बड़ा एक क्षेत्र है, विश्व का इतना बड़ा क्षेत्र है कि उस पर कोई एक राष्ट्र प्रभावशाली ढंग से उसको अपने पोजीशन में ले ही नहीं सकता है, अपने स्वामित्व में वो ले ही नहीं सकता। किसी एक राज्य का उस पर स्वामित्व स्थापित हो ही नहीं सकता। तो एक जो है उसने यह तर्क दिया, दूसरा तर्क दिया कि चूंकि उसमें जो संसाधन है इतने हैं कि इन एग्जॉस्टेबल हैं, जो ख़त्म नहीं हो सकते। तो जब ये ख़त्म नहीं हो सकते इसमें, तब किसी एक राज्य, दो राज्य, चार राज्य के उस पर स्वामित्व का कोई सवाल नहीं है। पूरी दुनिया के लिए दैट शुड बी डिक्लेयर्ड ए कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। पूरे दुनिया के लिए, पूरे मानव समुदाय के लिए, मनुष्य के लिए उसको एक कॉमन हेरिटेज के रूप में, धरोहर के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जब सब कोई उसका इस्तेमाल कर सकता है, इतना बड़ा है, इतना इनर्जेक्टेबल है, तो ऐसी स्थिति में इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये दो तर्क के आधार पर उसने बताया कि ओपन सी को सभी देशों के लिए खुला रहेगा। तो उसने जो पहले के लोगों ने कॉन्सेप्ट दिया था उसमें उसने लीगल आधार उसको प्रदान किया। उसके बाद से एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी एंड पैसिफिक सेटलमेंट, उसने राज्यों द्वारा प्रदेश प्राप्ति। आजकल तो वह कंसेप्ट अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया, इसलिए कि सभी राष्ट्र दुनिया में जहाँ अवस्थित हैं वहाँ जिनकी टेरिटरी है अपनी मौजूद है। पहले के ज़माने में ये महत्वपूर्ण था, ग्रोशियस के ज़माने में ऑफकोर्स ये महत्वपूर्ण था। तो कौन कौन से मेथड्स हो गए राज्यों द्वारा प्रदेश प्राप्ति के, इसके बारे में ग्रोशियस ने लिखा। फिर पैसिफिक सेटलमेंट, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान। ग्रोशियस का ऐसा मानना था कि यह स्वाभाविक है कि राष्ट्रों के बीच विवाद उठेंगे, विवाद उठते रहते हैं, इसलिए विवादों के समाधान के लिए उसने कहा कि राष्ट्रों का यह दायित्व है कि वे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर बल दें और शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास करें
चूंकि उसने देखा था कि कैसे यूरोप में राज्य युद्ध करते हैं, कैसी क्रूरता होती है, ये सब देखा था उसने। तो उसने बताया था कि ये विवाद जो है राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण ढंग से उनका समाधान हो सकता है। फिर उसके बाद से बेलम जस्टम एंड बेलम इनजस्टम ग्रोशस ने अपनी जो पुस्तक लिखी द जूरे बेली एक पैसिस, उसमें एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिया। वह जस्ट वार और अनजस्ट वार का उसने कॉन्सेप्ट दिया। बेलम जस्टम जस्ट वार, बेलम इनजस्टम अनजस्ट वार, कि उचित युद्ध और अनुचित युद्ध। तो उचित युद्ध और अनुचित युद्ध का कॉन्सेप्ट उसने दिया। वह उसके पहले भी कई विद्वानों ने उचित युद्ध और अनुचित युद्ध का कॉन्सेप्ट दिया था। उसमें बेली, ब्रनस, स्वेरेज, अयाला, जेंटिलिस, ये सब विद्वानों ने उसमें उनके उस मुद्दे पर, उस विषय पर काम किया था और उन्होंने बताया था कि किस स्थिति में युद्ध उचित है, किस स्थिति में उचित नहीं है। फिर रोमन लॉ में भी इसका कॉन्सेप्ट मौजूद था और रोमन लॉ से स्वयं ग्रोशियस बहुत प्रभावित था। परंतु ग्रोशियस ने उस कॉन्सेप्ट को और क्लियर किया। उस कॉन्सेप्ट को ग्रोशियस ने, उस अवधारणा को ग्रोशियस ने और क्लियर किया। और उसको क्लियर करने के लिए उसने बताया कि किस परिस्थिति में, ऐसा नहीं है कि जब राष्ट्र हैं, जब आपस में उनके विवाद हो सकते हैं तो युद्ध भी हो सकते हैं। राष्ट्रों के बीच युद्ध हो सकता है, या युद्ध की प्रोबेबिलिटी से, युद्ध की संभावना से ग्रोशियस ने इनकार नहीं किया। उसने कहा कि युद्ध की संभावना मौजूद है राष्ट्रों के बीच। तो युद्ध, अगर संभावना मौजूद है, युद्ध हो सकता है, तो किन परिस्थितियों में युद्ध होना चाहिए और युद्ध में कौन कौन से तरीके अपनाए जाने चाहिए। आप कह सकते हैं दूसरे में द वाइज एंड द हाउज, WHYS, वाइज, क्यों, युद्ध क्यों और कैसे। तो उसने बताया कि युद्ध जो है किन परिस्थितियों में जायज हो सकता है। जैसे उसने प्रॉपर्टी के संरक्षण के लिए, अपराध को रोकने के लिए, मनुष्य के संरक्षण के लिए, अपने नागरिक कहीं हैं उनके संरक्षण के लिए युद्ध का सहारा लिया जा सकता है, उसने ये बताया। तो युद्ध जो है उसका सहारा लिया जा सकता है, मन किन किन परिस्थितियों में लिया जा सकता है, वो उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा था। उसने स्पष्ट रूप से बताया किन परिस्थितियों में युद्ध किया जा सकता है, युद्ध का सहारा लिया जा सकता है, और यदि युद्ध का सहारा ले लिया गया तो कौन कौन से उपाय अपनाए जाएंगे, कौन कौन से मेथड्स अपनाए जाएंगे, कौन कौन से तरीके अपनाए जाएंगे युद्ध लड़ने के। यह इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि ग्रोशियस ने जिस जमाने में यह सिद्धांत दिया था, वह यूरोप के 30 ईयर्स वॉर, जो 1618 से लेकर 1648 तक चला, हमने पहले जैसे बताया था, तो 30 ईयर्स वॉर में जो राष्ट्रों के व्यवहार को देखा था उसने, उनके बीच क्रूरता का, उनके बीच जो निर्दयता का उसको बोध हुआ था, उस बोध से वो बहुत स्तब्ध था और बहुत दुखी था। इसलिए उसने यह कोशिश की कि वार को रेगुलेट किया जाए, कि किन परिस्थितियों में वार हो सकता है, वार किया सकता है, और कौन कौन से मेथड्स अपनाए जाएंगे युद्ध में। जो मन में आया मनमाना व्यवहार नहीं कर सकते राष्ट्र, उन पर किन परिस्थितियों में वो युद्ध करेंगे उसका लिमिटेशन, और फिर कौन कौन से मेथड्स अपनाएंगे उसका लिमिटेशन उन पर रहेगा। इस बात को उसने बहुत स्पष्ट रूप से कहा। फिर उसके बाद से प्रिंसिपल ऑफ क्वालिफाइड न्यूट्रलिटी, मर्यादित तटस्थता का नियम, मर्यादित तटस्थता का नियम। देखिए उसमें एक कॉन्सेप्ट जो उसने दिया है, बेलम जस्टम एंड बेलम इनजस्टम,
उसी पर आधारित है उसका प्रिंसिपल ऑफ क्वालिफाइड न्यूट्रलिटी। उसका ऐसा मानना है कि युद्ध जो है, जो राष्ट्र युद्ध जस्ट कॉज के लिए करते हैं, उचित कारणों से करते हैं, जिनका आधार है युद्ध करने का, वे जो आधार है जब युद्ध कर सकते हैं तो उनमें जो राष्ट्र युद्धरत नहीं है उनका क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। उनका दृष्टिकोण जो होगा इम्पार्शियल होगा, उनका दृष्टिकोण तटस्थ रहने का होगा। परंतु चूंकि ग्रोशियस ने कहा है कि बेलम जस्टम और बेलम इनजस्टम, उसने कहा है कि उचित युद्ध और अनुचित युद्ध, तो उसने कहा कि राज्यों को यह अधिकार है कि वे जजमेंट दें अपना कि दोनों में से कौन युद्धरत देश, दो पक्ष जो होते हैं युद्धरत, उनमें से कौन पक्ष जायज युद्ध लड़ रहा है, जस्ट वार, बेलम जस्टम, जस्ट वार कौन लड़ रहा है और अनजस्ट वार कौन लड़ रहा है। तो राज्यों का यह कर्तव्य है कि वो जजमेंट दें कि कौन युद्ध सही है, कौन युद्धरत पक्ष सही है और कौन युद्धरत पक्ष सही नहीं है। उसी में यह बात इन्वॉल्व है कि वो उसका जजमेंट भी दें, अगर कभी भी वो बेलम इनजस्टम का साथ नहीं दें, जो युद्धरत देश जो अनुचित युद्ध का सहारा लिया है, जिसने जो अनुचित युद्ध लड़ रहा है, उसका कभी भी साथ न दें। उसके लिए वो यह आवश्यक है उनके लिए कि वो बेलम जस्टम को सही कहें और साथ भी दें। लास्ट में है, ये कंट्रीब्यूशन में भी बताया था, कंट्राबेंड। उसने अपनी पुस्तक द ज्यूरे बेली एक पैसिस में कंट्राबेंड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, कंट्राबेंड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उसने यह बताया है कि युद्ध के समय कौन राज्य जो है वो किस प्रकार, युद्धरत देशों के साथ जो उनका व्यापार होगा वो किस प्रकार का होगा, किन किन चीज़ों का व्यापार कर सकते हैं। तो जिन जिन चीज़ों को व्यापार कर सकते हैं उसने उसका उल्लेख करते हुए उसने 3 कैटेगरी बताई है। एक कैटेगरी बताई है उसने कि जो युद्धरत देश हैं उनके साथ व्यापार जब होगा, जो देश युद्धरत नहीं होंगे, जो न्यूट्रल कंट्रीज होंगे, जो तटस्थ राज्य होंगे, वो जो व्यापार कर सकते हैं तो किन किन चीज़ों का व्यापार कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में व्यापार उनके लिए जायज़ है। तो उसने 3 कैटेगरी बताया है चीज़ों का कि जिसके संबंध में राजा बहुधा व्यापार करते हैं। एक उसने बताया वैसी सामग्री, वैसे आर्टिकल्स, वैसी चीज़ें, वस्तुएं जो प्रत्यक्ष रूप से युद्ध के लिए सहायक होती हैं, जैसे आर्म्स एंड एम्यूनिशन, जैसे सैनिक साजो सामान, लड़ाई के लिए सामान, गोला बारूद, बम, जो डायरेक्टली युद्ध के लिए सहायक हो सकते हैं, जो डायरेक्टली युद्ध के लिए उपयोगी हो सकते हैं, वैसे आर्टिकल्स हो सकते हैं। फिर दूसरा कैटेगरी उसने बताया फैशन, लग्जरी के सामान के लिए, फैशन के लिए, जैसे स्नो पाउडर, आप पॉलिश, स्नो पाउडर जो भी करते हैं तो ये सब हो गया फैशन का सामान, लग्जरी का सामान। तो जैसे ये सब सामान जो है, ये इनका व्यापार भी राष्ट्रों के बीच होता है। तीसरी कैटेगरी है वैसे सामानों की, वैसी सामग्रियों की जिनके बारे में स्वयं राष्ट्र, जिनके बारे में बताना मुश्किल है कि वे युद्ध में कारगर, युद्ध के लिए उपयोगी हैं अथवा नहीं, वो परिस्थिति पर डिपेंड करता है। जैसे रसद, खाने पीने की चीज़, तो खाने पीने की जो चीज़ एक देश से युद्धरत देश को जाती है, जैसे तटस्थ राज्य है कोई या व्यापार कर रहा है, तो किसी दूसरे राज्य को उसने भेजा, रसद भेजा, खाने पीने का सामान भेजा,
चावल दाल भेजा, या जो नागरिक उड्डयन वाला जहाज है ये भी भेजा। तो यह जो है परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि ये सामान युद्ध के लिए उपयोगी होंगे अथवा नहीं। युद्ध के लिए उपयोगी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये ऐसे सामान हैं जो शांति काल में भी उपयोगी हैं और युद्ध काल में भी उपयोगी इनको बनाया जा सकता है। तो जैसे खाने पीने के रसद जो तो मिलिट्री के लिए भी जा सकता है, सैनिकों के लिए जा सकता है। तो ये सामान ऐसे हैं जो युद्ध के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं और शांति का। तो परिस्थितियां कैसी हैं? जो युद्धरत देश हैं वे देखेंगे कि वास्तव में ये चीज़ें युद्ध के लिए वर्तमान परिस्थिति में सहायक हैं अथवा नहीं। ये 3 कैटेगरी के सामान उसने सामानों का नाम लिया। पहली कैटेगरी को उसने कहा कि एब्सोल्यूट कंट्राबैंड, जो आजकल का कॉन्सेप्ट है कि उनको कैप्चर कर सकता है राज्य। जो युद्धरत देश है वह अगर देखता है कि कोई दूसरे युद्धरत देश से कोई इन सामानों का आयात निर्यात करता है युद्ध काल में, तो उसको वह कैप्चर कर सकता है। तो वह कैप्चर कर सकता है उसको। तो वह ऐसे चीज़ों का व्यापार युद्ध काल में बिल्कुल नहीं हो सकता है, जिसको पूर्णतः नियंत्रण होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। वो कंट्राबैंड है, कंट्राबैंड का विनिषिद्ध माल, वह विनिषिद्ध माल है। जो वैसे माल हैं जिनका युद्ध के समय व्यापार विनिषिद्ध, जिनका युद्ध के समय व्यापार वर्जित है। दूसरे कैटेगरी में जो हमने बताया कि जो फैशन के काम में आते हैं, तो जो फैशन के काम में आते हैं वो युद्ध में किसी भी तरह से काम नहीं आ सकते। वो चाहे युद्ध काल में हो या शांति काल में, वे युद्ध के लिए उपयोगी नहीं हो सकते। तो वैसे सामान को युद्धरत देश में से कोई भी वैसे किसी न्यूट्रल देश के सामान को जब्त नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता। वो कैप्चर से अलग है, वो कंट्राबैंड नहीं माने जाते। तीसरी कैटेगरी जैसे हमने बताया कि वो रिलेटिव कंट्राबैंड कहिए, सापेक्षिक रूप से कि वो कुछ हद तक उपयोगी है युद्ध काल के लिए भी और शांति काल के लिए भी है। तो ये बहुत हद तक डिपेंड करता है युद्धरत देश पर कि वह किस रूप में उसको ट्रीट करता है और उस पर अपना उसको जब्त करे या ना करे। ये उसको कहते हैं रिलेटिव कंट्राबैंड।